आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। ताहम परसों 2 घंटे तक बराह रास्त नशर की गई समाअत के बरक्स आज कार्रवाई लाइव नहीं दिखाई गई, लेकिन इमरान खान की एक तस्वीर कोर्ट रूम से जरूर लीक हुई और देखते ही देखते मीडिया पर वायरल हो गई। आज 2.5 घंटे की समाअत के दौरान इमरान खान को बोलने का मौका नहीं मिला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज करते हुए अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम का मामला ज़ेर इल्तिबा है। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मखदूम अली खान, आप ऊंची आवाज़ में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी पीटीआई भी आपको सुन सकें। इसी दौरान वीडियो लिंक पर मौजूद इमरान खान ने करीब मौजूद एहलकार को पास बुलाया और चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत की, जिसके बाद लाइट एडजस्ट कर दी गई। ताहम कुछ ही देर बाद कोर्ट रूम से वीडियो लिंक की लीक होने वाली तस्वीर मीडिया पर चलने लगी, जिसमें इमरान खान नीले रंग की शर्ट पहने नजर आ रहे थे। इस पर अदालत में नस्ब स्क्रीन पर कुछ देर के लिए इमरान खान की तस्वीर छोटी कर दी गई। कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदेही करने की हिदायत कर दी गई। समाअत में दूसरी रुकावट तब आई जब मखदूम अली खान के दलाइल के दौरान रोस्टम पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेल आ गए और अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर न किए जाने की शिकायत की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप बैठ जाएं, इस वक्त दलाइल चल रहे हैं। शाह फैसल अतमान खेल ने जवाब दिया कि हम सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहते थे। चीफ जस्टिस ने उन्हें बिठा दिया। अदालत के बाहर पीटीआई रहनुमाओं ने भी समाअत बराह रास्त नशर न करने को इंसाफ की फराहमी में रुकावट करार देते हुए सवाल किया कि वीडियो लिंक से पेशी की इजाजत के बावजूद कार्रवाई लाइव न दिखाने की वजह क्या थी। समाअत के दौरान विफाक के वकील मखदूम अली खान ने बताया कि दरख्वास्त गुजार खुद वजीर आजम रह चुके हैं और उनके दौर में 5 ऑर्डिनेंस आए जिनमें नैब तरामीम की गई, और जब असेंबली से बाइकआउट किया गया तो मामला मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट लाया गया, जिसमें दरख्वास्त गुजार भी शामिल थे। अदालत ने वकील मखदूम अली खान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम इन सवालात पर इमरान खान से जवाब देंगे, बानी पीटीआई ये नुकात नोट कर लें। रिमार्क्स के साथ चीफ जस्टिस जेर लब मुस्कुराए तो इमरान खान भी मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। अदालत ने बेंच की दस्तयाबी तक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी और बानी पीटीआई को अगली समाअत पर दोबारा वीडियो लिंक से पेश करने का हुक्म दिया। जब जजेस उठ रहे थे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने ख्वाजा हारिस से पूछा कि आप तो कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने यानी ख्वाजा हारिस ने नफी में सर हिला दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि दरख्वास्त गुजार भी अडियाला जेल से कहीं नहीं जा रहे, जिस पर अदालत में कह लग गए। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 निहायत काबिल और सीनियर रिपोर्टर्स, बाखबर सहाफ़ी जनाब हसनात मलिक साहब और जनाब आमिर सईद अब्बासी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर अब्बासी साहब, बताइए आज की समाअत का अहवाल क्या है और ये भी बताइए कि कार्रवाई आखिर बराह रास्त क्यों नहीं दिखाई गई? देखिए मसूद साहब, जो प्रोसीडिंग्स थी उसके हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो अडियाला जेल से प्रोसीडिंग्स हैं शायद उनमें कोई खलल आ सकता है, लेकिन क्योंकि हमने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि उसमें कोई खलल नहीं आएगा, तमाम इंतज़ामात मुकम्मल थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त नशरियात का मामला था वो बताया ये गया है स्टाफ की तरफ से कि इंस्ट्रक्शंस थी रजिस्ट्रार की तरफ से कि ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, और इसी बुनियाद के ऊपर फिर फैसला किया गया कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं जाएगी। और इसके लिए फिर ये वजह बताई गई कि क्योंकि शायद ये तासुर भी था और ये बताया गया था कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं जाएंगी, और फिर ये पाबंदी भी थी कि कोई भी मोबाइल लेकर भी अंदर नहीं जाएगा। सहाफ़ियों की सख्त चेकिंग की गई और इसके साथ साथ जो तमाम तर वकला थे उनकी भी चेकिंग की जा रही थी। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आ गई तो उसके बाद फिर वहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो एक बाकायदा इंक्वायरी कमेटी हुई, बैठी और उसने इन्वेस्टिगेट किया। तो पता ये चला कि एक जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके साहबजादे हैं, वो लॉ क्लर्क हैं, उन्होंने वो तस्वीर जारी कर दी। तो ये तमाम तर जो प्रोसीडिंग्स थी इनको जारी ना करने के हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद
सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ना कोई वजाहत देगी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा खड़े हुए, उन्होंने अदालत में बताया कि आज प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं हो रही, तो उन्हें ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि आप अपनी निशस्त पर जाकर बैठ जाएं। सो ये तमाम तर जो इंतजामात थे, ये इंस्ट्रक्शंस थी कि ये लाइव नहीं किया जाएगा, प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं चलेंगी, और ना ही इसकी कोई वजूहात बताई गई, ना ही इसके हवाले से कोई तफसील बताई गई, और यही कहा गया कि प्रोसीडिंग्स लाइव होंगी। और ये कहा जाता रहा कि शायद ये कुछ ही देर में लाइव हो जाएंगी, लेकिन एंड तक ये तमाम प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं चलाई गई। ठीक है, हसन मलिक साहब आप फरमाइएगा, तकरीबन 2.5 घंटे तक ये समाअत चली, लेकिन बानी पीटीआई को बोलने का मौका नहीं मिला, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, वो सबसे पहले तो हुकूमत के वकील ने ही बोलना था, क्योंकि हुकूमत ने चैलेंज किया है फैसला इमरान साहब के हक में आया है, पीटीआई के हक में आया है, और अमेंडमेंट इलीगल डिक्लेयर हुई हैं। अब जो है वो पहले हुकूमत के वकील मखदूम अली ख़ान वो जो है वो आर्गूमेंट करेंगे, और आज उनका जो आर्गूमेंट थे वो ये थे कि जो बानी तहरीक इंसाफ उनकी जो पटिशन थी वो मेंटेनेबल ही नहीं है, और वो क्योंकि हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली इस मामले पे एडजुडिकेशन नहीं करनी चाहिए थी। तो इसके अलावा ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंच नहीं बना, उस वक्त वो जो एक्ट था उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो बहस ज़्यादातर जजेस की रही कि क्या एक लेजिस्लेशन को, एक एक्ट को जो है वो इस तरह सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें रहीं। फिर ये रहा कि जी हाई कोर्ट में मामला जाता, फिर इलेक्शन पंजाब और केपी असम्बली का मामला, कि वो कुछ जजेस ने इस वजह से मामला जो है वो कहा था कि नीचे हाई कोर्ट डिसाइड कर दे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, और इसी वजह से वो उस पर भी बहस होती रही। तो खैर ये 2 घंटे जो है वो हुकूमत की तरफ से ही रहा मामला। इमरान खान जो है उनको तो सिर्फ जो है वो देखते रहे और ऑब्जर्व करते रहे कि क्या जजेस कह रहे हैं। नोट्स उन्होंने नहीं लिए कि कोई नोट्स लेते हैं, उनको हालांकि कहा गया कि आप नोट्स लें, फिर आपसे सवाल भी किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई नोट्स नहीं लिए। यही था कि अब जब अगली हियरिंग होगी, ग़ालिबन वो 2 हफ्ते बाद होगी, तो उसमें पता चलेगा कि क्या उनको मौका मिलता है या मखदूम अली ख़ान साहब ही आर्गू करेंगे। ठीक है, वो उन्होंने आज नोट्स भी नहीं लिए, मगर आमिर सईद अब्बासी साहब आज एक मौके पर जनाब जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दौरान समाअत कहा कि कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं और कमरा अदालत में वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब मौजूद हैं, तो उनसे जवाबात ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इसकी क्या तफसीलात हैं? देखिए मसूद साहब, ये जो बेंच समाअत कर रहा है, इसमें क्योंकि आमतौर के ऊपर प्रैक्टिस भी यही है कि जब एक फ़रीक और जो पटिशनर या अपिलेंट हो जिसमें वफाकी हुकूमत है, उसके वकील मखदूम अली ख़ान हैं, तो पहले आर्गूमेंट्स तो उन्होंने ही मुकम्मल करने हैं, और जब वो मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद ही जो है वो बानी पीटीआई जो है वो उसका जवाब देंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में क्योंकि मामला ड्रैग हो रहे थे, जब चीफ जस्टिस ने इसको कह दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल होता तो मुल्क तरक्की करता और बहुत से हालात ठीक होते, पार्लियामेंट की कानून साजी और पार्लियामेंट को काम करने दिया जाए तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं। तो इन तमाम सवालों के दौरान ही जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस वाला मामला है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस थे उनकी तरफ से, बेशतर की तरफ से, बल्कि तमाम की तरफ से ये कहा गया कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ में होने चाहिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि जो इलेक्शन का ऑर्डर था वो 4-3 से था, 3-4 से था। तो उसके ऊपर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि बेंच अगर 9 रुकनी था, उसमें से 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया, जो भी था तमाम जजेस की ये राय थी कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। लिहाजा वो इस आर्गूमेंट्स के दौरान ही, क्योंकि मामला ड्रैग हो रहे थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तरफ, इंतखाबात की तरफ और दीगर इशूज़ की तरफ, देखिए ये सारे जो आर्गूमेंट्स हैं ये मखदूम अली ख़ान साहब उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो अदालत ने खुद फार्मूलेट करके दिए हैं। जो अदालत ने 14 मई के हुक्मनामे में ये लिखा कि 12 सवालात किए, और वो तमाम के तमाम जो है वो वफाकी हुकूमत को फेवर कर रहे हैं और वो वफाकी हुकूमत की अपील को फेवर कर रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जो अपील है वो किसी हद तक दुरुस्त लगती है, क्योंकि जो कानून साजी का इख्तियार है वो पार्लियामेंट का है, जो दरख्वास्त थी वो काबिल समाअत थी नहीं, उसको कैसे मेंटेनेबल करार दिया गया। तो ये वो सवालात थे जिसके जवाब मखदूम अली ख़ान दे रहे थे, और ये वो तमाम सवालात हैं जो हुकूमती अपील को फेवर कर रहे हैं। और ये जो 5 रुकनी बेंच भी है, इसमें से तमाम जजेस जो हैं वो हमेशा से उनकी राय रही है कि नैब ने हमेशा अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, लिहाजा वो किसी हद तक नैब की जो तरमीम है उनको फेवर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, असद मलिक साहब,
इस केस में ख्वाजा हारिस साहब जो पहले इमरान खान साहब के वकील थे, अब अदालत के मुआविन बन चुके हैं, तो अब बानी पीटीआई का वकील कौन है? देखें, उन्होंने तो बड़ा वादे कह दिया है कि जी मैं खुद आर्गूमेंट करूंगा, और उनका कोई वकील नहीं है। वकील इसी वजह से ख्वाजा हारिस साहब को कहा गया है कि वो असिस्ट करें, और ख्वाजा हारिस साहब ज़ाहिर बात है वो जजमेंट का दिफा करेंगे और अमेंडमेंट को क्वेश्चन करेंगे। तो इसी वजह से कि बैलेंस हो, क्योंकि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस सिंध के, एडवोकेट जनरल ऑफिस बलूचिस्तान के, और इसके अलावा जो है इस्लामाबाद के, ये सारे जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं फेडरल, ये जो आईसी है, गवर्नमेंट की इंटर कोर्ट अपील है, सिवाय केपी के जो एडवोकेट जनरल हैं वो इसमें जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं जजमेंट को। तो इसी वजह से अदालत ने समझा कि ख्वाजा हारिस को जो है वो नॉमिनेट किया जाए कि वो ताकि असिस्ट करें इस मौजूदा सूरत हाल में। तो ख्वाजा हारिस जो है वो अब असिस्ट करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये बेंच जो है ये किसी जो इनकी जजेस की अगर रिसेंट पास जजमेंट देखें तो इन्होंने नैब के कंडक्ट पे बड़े सवालात उठाए हैं, और ये अमेंडमेंट और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की इन जजेस ने बात की है। तो ये किसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि जो है ये अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन होंगी। अमेंडमेंट वो जो जजमेंट है वो सेटिस्फाइड होगा और ये अमेंडमेंट दोबारा बहाल होंगी। ठीक है, तो आमिर सईद अब्बासी साहब, क्या इमरान खान साहब के पास इतनी एक्सपर्टीज़ हैं कि वो खुद इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर वीडियो लिंक के ज़रिए दिफा कर सकें, और अगर फैसला उनके खिलाफ आता है, जैसे असाद मलिक साहब कह रहे हैं कि ये तरमीम जो है ये बरकरार रह सकती हैं, तो इसके बेनिफिशरी भी तो इमरान खान साहब ही होंगे ना, एक बेनिफिशरी वो भी होंगे। देखिए, ये बात तो आपकी जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका उस वक्त भी दिया गया था जब ये केस मेन केस में वो पटिशनर थे, और उनकी तरफ से जब ये कहा गया कि ये तरमीम नहीं दुरुस्त होनी चाहिए, तो उस वक्त भी कहा गया कि आपको ख़ुद भी इससे बेनिफिट मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसा बेनिफिट नहीं लेंगे जिससे तमाम जो करप्शन केसेस हैं, जो उस वक्त की अपोजिशन या अब की जो हुकूमत है उनके जो करप्शन केसेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो लिहाजा वो तो अपने उस मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि वो आज भी अपोज़ कर रहे हैं इन तरमीम को, और कह रहे हैं कि ये नैब की जो तमाम तर कार्रवाइयाँ थी करप्शन के ख़िलाफ़ वो दुरुस्त हैं। लेकिन जो दूसरी बात है, देखिए ये केस आज की तमाम तर प्रोसीडिंग्स को भी अगर आप देखें तो वो प्रोसीडिंग्स एक तरफ थी, और इमरान खान की जो पेशी थी, उनकी प्रेजेंस थी, उनकी वहाँ पर तमाम प्रोसीडिंग्स को देखना था, वो बड़ी खबर बन गए थे। तो ये जब वो आएंगे, आर्गूमेंट्स करेंगे, वो आर्गूमेंट्स कानूनी हों या ना हों, वो उनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनकी हो या ना हो, लेकिन वो अपनी जो स्टांस है उसको एलेबोरेट करेंगे, बताएंगे, और सियासी तौर के ऊपर उन्हें फ़ायदा होगा। और फिर जो जिस तरह की तकरीबन गुज़श्ता जब 5 अगस्त से वो अरेस्ट हैं, और उसके बाद से अब उन्हें मौका मिल रहा है कि वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीयर हो सकें, सो लिहाजा वो इसको सियासी तौर के ऊपर भी इसको भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। केस उन्हें जीतें या ना जीतें, लेकिन सियासी तौर के ऊपर वो इस केस में जो है वो एडवांस लेकर और आगे बढ़ना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें सियासी तौर पे फ़ायदा होगा। आज की प्रोसीडिंग्स भी आप देखें तो केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात कम हुई, और उनकी प्रेजेंस, उनके जो वहाँ पर पेशी थी उसको ज़्यादा डिस्कस किया गया। नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, हर फोरम के ऊपर जो तमाम तर इस केस से ज़्यादा जो इमरान खान की पेशी हाज़री है, इमरान खान का वीडियो लिंक है, इमरान खान की तस्वीर है, इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बात हुई है। सो जब आर्गूमेंट्स भी होंगे तो उसमें भी उनको सियासी तौर के ऊपर ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हसन साहब ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुकनी कमेटी बनाई थी कि वो ये फैसला करेगी कि कौन से केसेस हैं जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और कौन से जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। तो उस हवाले से जो SOPs बने थे वो क्या थे, और आज के मामले पर वो इम्प्लीमेंट होते थे या नहीं? देखें, जो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जो है कि जी सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के केसेस जो है वो लाइव टेलीकास्ट होंगे, ये जस्टिस काजी फैसा जब इन्होंने ओहदा संभाला तो फुल कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस ने फैसला किया। उसके बाद 2 जजेस की कमेटी बनी, जैसे अतर मिनल्ला और जैसे मोहम्मद अली मज़हर। इन्होंने SOPs बनाए। SOPs जो हमें मालूम है उनमें ये था कि जी 184(3) के सारे केसेस लाइव टेलीकास्ट होंगे, और जो आम प्रोसीडिंग है वो भी 4 बजे के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही
जो SOPs बनाए हैं कमेटी ने उनको ही नहीं फॉलो किए जा रहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इतलात भी ये हैं कि जजेस भी इवन क्लियर नहीं थे कि क्या ये लाइव स्ट्रीमिंग है या नहीं है। ये बज़ाहिर लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला का फैसला है या सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है कि लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर एक असूल बना है कि 184(3) का केस जो सो मोटो केस है या ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो तो फिर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और हमेशा इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिशन इस्तेमाल होती है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के सो मोटो केस है और एक दो कई केसेस हैं हम देखते हैं जिनमें जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती। तो ये जो बेंच की तरफ से डिस्क्रिशन है, माजी में जस्टिस काजी फैसला सवाबदीदी इख्तियारात पे सवालात उठाते रहे हैं। अब या तो कोई चीज़ हो, अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है तो उस हवाले से जो बेंच है वो आके कोई वर्बल या जो भी कोई जुडिशल वो एक बात बता देते कि इस वजह से नहीं हो रही। तो ये तजस्सुस है, क्योंकि एक परसेप्शन ये है कि वो लोग या एग्जीक्यूटिव जो ये समझते हैं कि जो इमरान खान है उनकी तस्वीर ना आए, उनकी ऑडियो ना आए, तो यही अगर जो है वो सोच सुप्रीम कोर्ट में भी है तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा अगर बुलाया है, राइट ऑफ ऑडियंस दिया है, तो फिर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग इस वजह से कि जी इमरान खान की वजह से बैन करना, इसका कोई जो है वो ऐसा बाजार ये लग रहा है कि जो बयानिया हमारी एग्जीक्यूटिव ने बनाया हुआ है वही सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो कर रही है। आमिर सईद अबाई साहब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं ना कि राइट ऑफ ऑडियंस तो दिया गया, लेकिन इस मामले पर भी तो जजेस में इत्तेफाक मौजूद नहीं था कि ये हकीकत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको 31 साल सज़ा हो चुकी है, वो कैदी हैं, और एक कैदी को ये राइट देना, इस पर जजेस में परसों की समाअत में तफरीक मौजूद थी। मसूद साहब, हमने हिस्टोरिकली अगर देखें तो यहाँ पर बहुत से एब्सकॉन्डर्स हैं जिन्हें सज़ाएं होती रही, वो एब्सकॉन्ड करते रहे, उनके इंटरव्यूज़ चलते थे, उनकी तस्वीर चलती थी और उनकी तमाम तर एक्टिविटीज़ चलती थीं। यहाँ पर तो जो एक्यूज़ड हैं, देखें उन्हें एक सज़ा हो गई, उन्होंने वो कैद हो गए, कैद होने के बाद उन्होंने अपील कर दी, उनकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं। अब जब तक उनकी अपीलों का फ़ैसला नहीं होता तो उनको बार बार इस बात की सज़ा तो नहीं दी जा सकती कि वो बात नहीं कर सकते या उनकी बात रिपोर्ट नहीं हो सकती, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थी? वो एक जनरल केस की समाअत थी, एक आइनी मसले के ऊपर एक पटिशनर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद बुलाया, खुद मौका दिया कि वो आकर उस समाअत में शिरकत कर सकें, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट उन तमाम प्रोसीडिंग्स को लाइव नशर करती रही, ये बताती रही कि शफाफियत है, हर केस की लाइव टेलीकास्टिंग हो रही है, रिपोर्टिंग शायद मीडिया कुछ गलत रिपोर्ट करता है तो अब शफाफियत होगी, हर केस रिपोर्ट होगा, सोशल मीडिया पर लाइव होगा, यूट्यूब के ऊपर। लेकिन फिर हमने देखा कि ये केस भी बिलखुसूस इसकी भी तमाम प्रोसीडिंग्स लाइव चलती रही, लेकिन आज की पेशी पे किसी को नहीं मालूम था कि प्रोसीडिंग्स लाइव होंगी नहीं होंगी, और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद चीफ जस्टिस साहब को भी नहीं पता कि प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं हो रही। और जब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने उनको बताया तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो ऑर्डर कर देंगे कि इसको फौरी लाइव कर दिया जाए, लेकिन फिर हुआ कि जब उन्होंने उनको कहा कि आप बैठ जाएं, सो इससे ये लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस पूरे मामले के ऊपर ऑन बोर्ड थे और उनकी इजाज़त से ही ये फैसला किया गया कि ये नशियात जो है वो लाइव नहीं होंगी। सो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर तो कोई रेगुलेशंस भी नहीं हैं, और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो पैमरा की रेगुलेशंस हैं और पाबंदी अगर है तो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं थी। तो कम अज़ कम जिस तरह असनाद साहब कह रहे हैं कि अगर जो एक बयानिया है कि नहीं आ सकती तस्वीर, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उसके ऊपर अमल हुआ, और वो फिर हमने देखा कि उसकी जो तस्वीर जो है वो जारी होने के ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई। तो लिहाजा ये लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो है पहले से फैसला तय था और सुप्रीम कोर्ट की नशियात जो है वो लाइव नहीं दिखानी थी। हसन मलिक साहब, जैसे आपने कहा कि 2 हफ्ते के बाद अब अगली समाअत होगी, एक मौके पर यह भी इशारा मिला कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत हो सकती है, तो आपके अंदाजे में ये केस कब तक कंक्लूड हो जाएगा? देखिए, केस में 2-3 हेयरिंग ही होंगी और केस का फैसला भी सबके सामने है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आमिर अब्बासी साहब से कि प्रोसीडिंग या ये केस की अहमियत से ज़्यादा जो इमरान खान है उनकी अपीयरेंस इस केस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या बोलेंगे 9-10 महीने बाद एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री के साथ जब वो एड्रेस करेंगे, तो क्या वो किस किस्म का क्या वो 2012 का वही चोर डाकू वाली बात करेंगे या कोई और रिकन्सिलेटरी बात करेंगे, या वो जो मिनॉरिटी व्यू है जैसे
मंसूर अली शाह का, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि नैब लॉ जो है वो जनरल्स और जजेस पे भी अप्लाई होता है, सर्विंग जजेस पे जनरल पे भी होता है, कहीं बाहर नहीं है। तो क्या उसकी इंडोर्समेंट की बात करेंगे? क्योंकि माजी में सिर्फ इमरान खान जो है वो सियासतदानों को ही टारगेट करते रहे हैं, लेकिन अभी जो दुबई लीक्स में आए हैं प्रॉपर्टीज़, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट लोग जो हैं उन्होंने कैसे प्रॉपर्टीज़ दुबई में बनाई हैं, ये मामलात हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान क्या बात करते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो है वो अदालत वो जो नैब के हवाले से उनका व्यू बड़ा क्लियर है कि नैब पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन जो दूसरे इदारे हैं वो भी रिडंडेंट नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं तो किसी न किसी ने तो अकाउंटेबिलिटी करनी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसनात मलिक साहब, जनाब आमिर सईद अब्बासी साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सेनेटर फैसल वाडा ने अदलिया मुखालिफ तकरीर की थी और अब अदलिया ने इसका नोटिस ले लिया है। तफसील आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट से आज दूसरी अहम खबर सामने आई है। अदालत उज़्मा ने साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाडा की गुज़िश्ता रोज़ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस ले लिया है। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया था। आज नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ था। दौरान समाअत जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाकर तशवीश का इजहार किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सेनेटर फैसल वाडा के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत कल करेगा। बेंच में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल होंगे। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे कबल आज नैब तरमीम केस में जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर तलब करके फैसल वाडा के बयान पर इस्तफसार किया कि आप अपने प्रॉक्सीज के जरिए जजेस को धमका रहे हैं कि पगड़ियों को फुटबॉल बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम वाजे कर दें कि ना कोई जज डरेगा ना हिरासा होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ। फैसल वाडा ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब कोई पाकिस्तान में पगड़ी उछालेगा तो हम उसका फुटबॉल बना देंगे। 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुताल्लिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था कि उनके पास अमरीकी शहरियत है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एलामिया जारी करके तरदीद करनी पड़ी कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के सिवा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। और जस्टिस बाबर सत्तार ने तैनाती से कबल अपने ग्रीन कार्ड के हवाले से उस वक्त के चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया था। फैसल वाडा ने 30 अप्रैल को आर्टिकल 19A के तहत रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस के दरमियान ग्रीन कार्ड से मुताल्लिक होने वाली खतो किताबत फराहम करने का कहा गया था, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाडा के खत का जवाब देते हुए बताया कि आईन पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है और किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। मजीद कहा गया कि जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस की कार्रवाई में इस बात को वाजे करते हुए बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ, जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब में कहा कि ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 अलग अलग लार्जर बेंचेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खतूत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर चुकी हैं। दोनों जजेस ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की शिकायत की थी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुताल्लिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस केस की 3 समातें भी हो चुकी हैं। इस अहम मामले पर हम बात करेंगे। मोहतरम जनाब हसन रज़ा पाशा साहब साबिक चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के, और मोहतरम जनाब बैरिस्टर साद रसूल साहब माहिर आईन कानून। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब, आप फरमाइएगा कि सेनेटर फैसल वाडा की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असखुद नोटिस दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर, क्या रद्द अमल है आपका? हाँ देखें जी, बात ये है कि आपने देखा होगा कि सुओ मोटो केस का नोटिस लेने के लिए अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी है जो कि देखती है कि क्या
ये मैटर जो पुटअप किया गया है उस पे सुओ मोटो लिया जा सकता है या नहीं। कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल जाती हमलों पे मुश्तमिल थी। ठीक है, जजेस अगर कोई फैसला करते हैं तो आपको तनकीद करने का हक हासिल है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो जजमेंट और वो ऑर्डर। लेकिन जब आप जातियात पे हमला करते हैं और इस तरह के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनका चुनाव करते वक्त आप ये नहीं देखते कि आप कितनी तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो फिर लामहला तौर पे कानून हरकत में आता है। और आज जिस तरह कमेटी ने ये फैसला किया कि फैसल वाउडा साहब के खिलाफ तो इन्हें सुओ मोटो लिया जाए मैटर, वो ले लिया है। अब वो आएंगे, बताएंगे कि कैसे फुटबॉल बनाया जाता है पगड़ी को और कैसे जो है वो बाकी मामलात को। देखिए, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अगर आपको ये एतराज है कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ड्यूल नेशनलिटी के हामिल हैं, तो आपके पास एक तरीकाकार मौजूद है। आप आर्टिकल 209 इन्वोक करके आप कंप्लेंट कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। लेकिन ये कि आप बार बार उसकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके आप ये बातें करें कि उनकी ट्रोलिंग करें या उनकी फैमिली के हवाले से बात करें, ये इंतहाई नामुनासिब है और इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस ऑफ स्मूथ वर्किंग ऑफ कोर्ट। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी है वो यकीनन इस बात का इरादा करेगा कि पाकिस्तान को आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। और जिस तरह जजों को दबाव में ला के अगर कोई बात की जाती है तो वो यकीनन कंडेमेबल है। ठीक है, सादर हुसैन साहब, आपका क्या इस पर रद्द अमल है और आप भी समझते हैं कि ये गैर मुनासिब थी और जजेस को दबाव में लाने की कोशिश थी? देखिए, ये तो अब हम सब ने सुन ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम सब ने देखा कि उसके अंदर किस तरह की बातें हुई थीं, उसके बाद जो सवाल जवाब हुए थे उसमें किस तरह की बातें हुई थीं। जब उनसे वापस पूछा गया एंड में सवाल जवाब में कि क्या आप वाकई जजेस की पगड़ी उछाड़ने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वापस दोहराते हुए कहा कि अगर वो किसी की पगड़ी उछाड़ेंगे तो मैं ज़्यादा उछालूंगा, जिसमें फ़ुटबॉल की भी बात हुई, दीगर चीज़ें हुई। हम पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर बड़ी अजीब सी रवायात देख रहे हैं। हम जमहूरियत की रवायात बड़ी अजीब देख रहे हैं, हम अदालत की रवायात बड़ी अजीब देख रहे हैं, हम अपने पार्लिमानी निज़ाम की रवायात बड़ी अजीब देख रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन की बड़ी अजीब सी रवायात देखी। ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले नहीं हुई थीं, हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर होती देखी, जिसकी वजह से शायद ये पॉलिटिकल लम्हा, ये मोमेंट इन टाइम तो किसी के हक़ में किसी के ख़िलाफ़ डिसाइड हो जाए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को जो नुकसान पहुंचेगा इस तरह की चीज़ों की वजह से, उसका कोई खमियाजा नहीं पूरा कर सकता। हमने देखा कि अब से पाकिस्तान के अंदर अब कुछ अरसे से बात हो रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या लिमिटेशंस हैं। हम एक तरफ बात करते हैं और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सबको आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका पास रखना चाहिए। उसी आर्टिकल 19 के अंदर ये भी तहरीर शुदा है कि कोई ऐसी बात नहीं कोई शख्स करेगा जिससे अदालत की का कंटेम्प्ट हो। अदालत का कंटेम्प्ट 3 किस्म का होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के नीचे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के नीचे 3 किस्म का कंटेम्प्ट होता है। एक कंटेम्प्ट होता है जिसको हम कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट, यानी कि अगर अदालत ने एक हुक्म पास किया और कोई शख्स उस हुक्म को जानबूझ के उसको पूरा नहीं करता, तो अदालत उसके खिलाफ कंटेम्प्ट, जो नाफरमानी है, तो अदालत उसके खिलाफ सिविल कंटेम्प्ट इशू कर देती है। दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जहां पे कोई शख्स अदालत की डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के अंदर कोई किसी किस्म की खलल डालने की कोशिश कर रहा हो या उसको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हो। और तीसरा है जुडिशल कंटेम्प्ट, जिसके अंदर आप अदालत की या जज की पर्सनल साख को अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, और जिन जज साहिबान के बारे में बात हो रही है उन्होंने भी
अब से पहले भी वो अपनी जजमेंट्स में कह चुके हैं कि आप हमें पर्सनली अटैक करें, इसमें कोई मसला नहीं, जुडिशल कंटेम्प्ट के हम खिलाफ हैं। लेकिन अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, किसी स्पीच का, किसी रवैये का ये मकसद हो कि वो अदालत के इंसाफ देने के अमल में हायल हो जाए, तो फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। कल के प्रेस जो कि कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर में आप लगता है समझते हैं इस केस के अंदर की गई। कि ये आपने महसूस किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये था? देखिए, ये तो मैंने तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरा ख्याल है महसूस की जो कि अब से पहले मौजूद नहीं थी हमारी लॉ की रिवायत के अंदर। लेकिन इसका एक्चुअल मतन क्या होगा ये तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर ही बताया जाएगा। बज़ाहिरन उनकी कॉन्वर्सेशन से लगता ये है कि जो कुछ फैसले को, जो कुछ केसेस इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं उनके ऊपर या उनकी तरफ उन्होंने हिंट किया, जो कि मेरे ख्याल में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुम्रे में आता है। ठीक है, जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, आप फरमाइए, क्या ये अज़ख़ुद नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ख़त के मामले का तसलसल है जिसकी 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, 3 समातें उसकी हो चुकी हैं? यानी फैसल वाडा के खिलाफ अज़ख़ुद नोटिस नया नहीं है। अगर नया नहीं है तो इसके लिए अलहदा 3 रुकनी बेंच बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, ये इसको आप इंटरकनेक्टेड नहीं कह सकते। ओके, 6 जजेस का जो खत है उसमें कुछ और सर्कमस्टांसेस, 3-4 ऐसे वाकयात जो 1 साल पहले के थे वो मेंशन किए गए थे और कहा गया था कि हमारे ऊपर प्रेशर है और हमारी फैमिलीज के ऊपर, और वो सारा सिलसिला आपके सामने है। लेकिन जो इस वक्त है ये ऑल टुगेदर सेपरेट इशू है और ये सुओ मोटो एक्शन लिया गया। और आपको पता है कि अब सुओ मोटो चीफ जस्टिस साहब अकेले नहीं ले सकते, बल्कि 3 सीनियर मेंबर्स जिनमें चीफ जस्टिस और बाकी 2 सीनियर 3 जजेस हैं, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो डिसीजन करती है कि आया ये 184(3) की इसके कागज़ात लेने वाला केस है या नहीं है। यकीनन 3 मेंबर्स ने बैठ के उसको एवेल्युएट किया होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और उसके बाद उन्होंने ये नोटिस इशू किया। तो ये एक सेपरेट है, कंटेम्प्ट है। अगर उसको कनेक्ट करना होता तो डेफिनेटली फिर जो हेयरिंग उसकी होनी थी 6 मेंबर्स बेंच की जो 3 जून के बाद, तो वहां पे मुमकिन हो सकता था, लेकिन उसका उन्होंने इंतजार नहीं किया। दिस इज ऑल टुगेदर सेपरेट इशू, सेपरेटली इसको डील किया जाएगा और सेपरेटली ही इसको जो है वो सारा प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाएगा। अब देखना ये है कि इसमें क्या डिफेंस लेते हैं। क्या वो आके ये कहेंगे कि नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, ये था। आजकल आपको पता है कि हर चीज रिकॉर्डिंग है, पैमरा को भी शायद तलब कर लिया जाए, वो भी अपना सारा वो बता सकते हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्ड सारा होगा, और फिर ट्रांसक्रिप्ट होगा इसका अदालत के सामने जी, लिखकर पेश कर दी जाएगी, वो पूरा सुना भी जाएगा ओपन। वहां पे आपको पता है कोर्ट के अंदर पूरा सिस्टम मौजूद है, वहां पे वो चलाई भी जा सकती है। और देखना ये है, जो क्वेश्चन है कि क्या वाडा साहब सस्टेन कर सकेंगे एग्जैक्टली, या ये अहम सवाल है। पहले की तरह वो गैर मशरूत माफी मांगेंगे। ये चीज देखने वाली है कि कितना सस्टेन करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उनको अपना जो है वो सीट होने का जो दुख है, इस बुनियाद पे कि उन्होंने ड्यूल नेशनलिटी कंसील की थी और आर्टिकल 62-63 की जद में आ गए थे, तो इसलिए उनको सीट से हाथ धोना पड़ा। लेकिन उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर आगे नहीं जाने दिया, उनको एल करार दिया और कुछ दिनों के बाद फिर इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया। तो ये चीज बहरहाल जहाँ पे जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जाता है, बाद औक़ात वो बाउंस बैक हो जाती है। अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा सुनने के बाद 5 साल के लिए नया करार दिया जाता है जी, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो फिलहाल खतरे में आ गए हैं। बैरिस्टर सादर रसूल साहब, आप फरमाइए, जैसे हसन रज़ा पाशा साहब कह रहे हैं कि
फैसल वाडर साहब का माजी का भी एक रिकॉर्ड है, तो ऐसी सूरत में अगर फैसल वाडर साहब अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो कितना इम्कान है उनके माजी के रिकॉर्ड को देखते हुए कि उनकी माफ़ी जो है वो कबूल कर ली जाए? देखिए, गैर मशरूत माफ़ी किसी भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर मांगने की हर शख्स को हर वक्त मौका होता है। कानून ये कहता है कि अदालत यूजुअली अमूमन गैर मशरूत माफ़ी कंटेम्प्ट के अंदर उन केसेस के अंदर मांगता है, उन केसेस के अंदर एक्सेप्ट करती है अदालत गैर मशरूत माफ़ी को जब वो एट द फर्स्ट इंस्टेंस मांगी जाए। ये नहीं कि बहस करने के बाद, दलाइल देने के बाद माफ़ी मांगी जाए, बल्कि जैसे ही अदालत आए, तो जैसी अदालत आपसे को पूछे तो आप इमीडिएटली कह दें कि मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ और अपने आप को एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट प्लेस कर देता हूँ, यानी कि अपने आप को अदालत की सवाबदीद पे छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस तरह के केसेस के अंदर गैर मशरूत माफ़ी तो फैसल वाडा साहब मांग सकते हैं और किसी वक्त भी मांग सकते हैं। उनके लिए बेहतर होगा कि जल्दी शुरू में मांग लें बजाय कि इसको कंटेस्ट करें। लेकिन जो बात अभी पाशा साहब ने की, ये बात बड़ी ज़रूरी है। अदालत को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अदालत यूजुअली देखती है इस तरह के तमाम केसेस में, कंटेम्प्ट के केसेस के अंदर, कि क्या ये जिस शख्स ने कंटेम्प्ट की है क्या इसने पर्पसफुली कंटेम्प्ट की, क्या उसने जानते बूझते कंटेम्प्ट की, और क्या इसकी माजी के अंदर कोई हिस्ट्री है इस तरह की बात कर देने की। क्या ये रिपीट ऑफेंडर है जिसको कानून में कहते हैं, जो कि माजी में भी इस तरह करता रहा, फिर माफ़ी मांग लेता है, फिर वापस इस तरह के काम करता है। अगर कोई भी शख्स किसी भी ऑफेंस का, वो सिर्फ कंटेम्प्ट का नहीं, चोरी का, धोखाधड़ी का, फ्रॉड का, किसी भी चीज़ का, अगर कोई शख्स रिपीट ऑफेंडर हो तो उसके साथ अदालत तकरीबन कभी बहुत ही कम केसेस के अंदर रिलैक्सेशन दिखाती है। उस रिपीट ऑफेंडर्स के अंदर या अदालत को अगर ये लगे कि इस शख्स ने ये वतीरा बना लिया है, मैं नहीं कह रहा कि फैसल वाडा साहब के बारे में अदालत ये कहेगी, लेकिन अगर अदालत को लगे कि माजी में भी इन्होंने इस तरह की बात की, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फेस की, अब भी कर रहे हैं, या ये माजी के अंदर भी इन्होंने मिसस्टेट किया था अपना स्टांस, अब भी कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि अदालत आप कह रहे हैं कि अगर कोई आदि मुजरिम हो तो सजा के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, तो बेहतर ये कि पहले ही वक्त में उनको चाहिए कि वो अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल साहब को भी, पाशा साहब, आज बताया गया कि अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया है इस मामले पर। क्या समझते हैं मुमकिन तौर पर हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा इस मामले पर? देखिए, अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हैं, और दूसरी तरफ साइड बाय साइड उन्होंने कोर्ट को प्रॉपर असिस्ट करना होता है। और आपने शायद ये भी आपको मालूम हो, नाजरीन की सहूलत के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती हैं तो अदालत एक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करती है, और अमूमन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को उन प्रोसीडिंग्स का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इनिशिएट करती है सुप्रीम कोर्ट, उनमें प्रोसिक्यूटर के फराइज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो अदा करते हैं। और उनको बुलाने का भी मकसद ये होता है कि वो कोर्ट का पैगाम पहुंचा दें। अटॉर्नी जनरल, वैसे आज तो आपने देखा ना कि अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, वो देखिए, वो उन्होंने तो प्रॉपर असिस्टेंस देनी है, और बीइंग प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर उन्होंने जो ये बात की है वो बिल्कुल उनकी ये बनती थी कि क्योंकि हो सकता है कि अदालत उनको, बल्कि डेफिनेटली अगर प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी और गैर मशरूत माफी अगर फर्ज कर लो, जिस तरह साद साहब ने फरमाया कि फर्स्ट इंस्टेंस में उनको मांग लेनी चाहिए, फर्ज कर लें कि वो मांगते भी हैं, तो तब भी अदालत बाउंड नहीं है कि उनको माफ करे। अदालत अपना जो है वो सिलसिला आगे चला सकती है, प्रोसीड कर सकती है, और अगर वो प्रोसीड करेंगे तो लाजमी तौर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोसिक्यूटर के फराइज अंजाम देंगे, तो फिर वो एविडेंस जितनी भी होगी वो पुट करेंगे, पेश करेंगे कोर्ट के अंदर, और फैसल वाडा पे जब चार्जशीट होगी और उसके बाद, तो मेरा ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल साहब चूंकि कोर्ट के ऑफिसर हैं तो वो कभी भी ऐसी किसी बात को एंडोज नहीं करेंगे। उन्होंने आज भी नहीं किया पाशा साहब, आज भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और बैरिस्टर साद रसूल साहब, माहिर आईन कानून। आपने गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।